नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। तीसरी बार मोदी सरकार बन गई। खास बात यह है कि बहुमत से थोड़ा दूर होने के बावजूद उनकी पुरानी हनक बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री बनाए हैं। उनके विभागों का ऐलान हो चुका है। विभागों के ऐलान के बाद ये साफ लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही सरकार चलाने के लिए सहयोगियों पर आश्रित हों, लेकिन वो अपने हिसाब से ही सरकार चला रहे हैं, ना कि सहयोगियों के दबाव में। मंत्रालयों के बंटवारे से ये और भी साफ हो जाता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के सुपर 30। मैं राजनाथ सिंह, मैं अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं शिवराज सिंह चौहान, I, निर्मला सीतारामन, मैं जगत प्रकाश नड्डा, आई सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हैं मोदी के सुपर 30। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये वो 30 कैबिनेट मंत्री हैं जो मोदी सरकार में अलग अलग मंत्रालयों की कमान संभालने जा रहे हैं। इनमें वो मंत्री हैं जो मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में खास मंत्रालयों में रहे, तो कुछ प्रभावशाली मंत्री दूसरे कार्यकाल में आए। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सीनियर मंत्रियों पर पहले की ही तरह पूर्ण विश्वास जताया है। सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से गृह मंत्री ही रहेंगे, जबकि नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। एस जयशंकर के पास ही विदेश मंत्रालय रहेगा, जबकि निर्मला सीतारमण पहले की तरह ही वित्त मंत्री बनी रहेंगी। वहीं मोदी के विकसित भारत के कार्यक्रमों को लागू करने में जुटे अश्वनी वैष्णव, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान जैसे पुराने मंत्रियों को फिर से अहम महकमे मिले हैं। अश्वनी वैष्णव को रेलवे के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्री, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री, CR पाटिल को जल शक्ति मंत्री, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री और गजेंद्र शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर नजर सबकी गड़ी थी, वो शिवराज सिंह चौहान जैसे नए मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को बड़ी तरक्की मिली है। उनको कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाए गए मनोहर लाल खट्टर को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय मिला है। साथ ही ऊर्जा मंत्रालय भी मिला है। 2 और पूर्व मुख्यमंत्री सहयोगी दलों से भी हैं, जिनमें जेडीएस के HD कुमारस्वामी मंत्री बनाए गए हैं। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को MSME मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने ये चुनाव अपने अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में लड़ा था। नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे। अब की बार उनको फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जबकि अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। अब सवाल ये है कि ये टीम पहले से ज्यादा चुनौतियों के बीच और ज्यादा क्षमता के साथ काम करती दिखेगी। अब की बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, इसीलिए उनकी निर्भरता नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू के TDP पर बढ़ गई है। जहां JDU से लल्लन सिंह को पंचायती राज, मछली एवं पशुपालन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, वहीं TDP के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल का ऐलान तो हो गया। अब इन मंत्रियों के सामने पीएम मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती है। विकास भदौरिया के साथ प्रशांत की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही अपनी कैबिनेट की पहली बैठक भी बुलाई। यूं तो प्रधानमंत्री के एजेंडे में अगले 100 दिनों के कार्यक्रम हैं, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पहली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 3 करोड़ नए घर बनेंगे, जो शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए होंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मैं राजनाथ सिंह नितिन जयराम गडकरी प्रकाश नड्डा ईश्वर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बन गई। दामोदर दास मोदी रविवार शाम को शपथ ग्रहण समारोह हुआ और सोमवार शाम को कैबिनेट की बैठक भी हो गई। कैबिनेट की ये बैठक मोदी सरकार 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक की औपचारिकता भर नहीं थी, बल्कि इस बैठक के एजेंडे पर कई ऐसे अहम मुद्दे थे जो अगले 5 साल के लिए मोदी सरकार के रोड मैप दिखाते हैं। पीएमओ के कर्मचारियों से बातचीत में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार के लक्ष्य क्या हैं। मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। ये कैबिनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस इरादे और उस विकसित भारत के एजेंडे को भी दर्शाती है जिसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान ही एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिखा दी थी। गवर्नेंस में मेरा एक अपना फिलोसॉफी है, उसको मैं कहता हूँ P2G2। मैं कहता हूँ प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। प्रो पीपल से याद आया कि नई सरकार बनी नहीं कि आम लोगों के हितों वाले फैसले होने लगे। सरकार के गठन के तुरंत बाद ही पहला फैसला देश के करोड़ों किसानों को ध्यान में रखकर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और कृषि क्षेत्र के लिए और काम करते रहेंगे। जो बात पीएम चुनाव के दौरान कहते रहे थे, उसको तीसरी बार सत्ता मिलते ही अमल में ला दिया। किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता है। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 7.5 लाख करोड़ रुपए का अनाज एमएसपी पर खरीदा गया था कांग्रेस के जमाने में। 10 साल में कितना? 7.5 लाख करोड़ का एमएसपी पर अनाज खरीदा गया था। और मोदी ने क्या किया? 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी में हमने किसानों से अनाज खरीदा। पहली कैबिनेट की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के हितों के लिए और गरीब से गरीब आदमी की बेहतरी के लिए जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया। इसके तहत पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ और घर बनाने के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई। ये घर ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए होंगे। इन घरों में शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल जल का इंतजाम भी शामिल है। इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ 21 लाख घर गरीबों को दिए जा चुके हैं। दरअसल नई सरकार के सामने जुलाई महीने में नया बजट पेश करने की भी चुनौती है। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट होगा और इसमें ही ये भी तय हो सकता है कि अगले 5 साल तक भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, जिससे विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। खासकर शिखर की 3 आर्थिक ताकत में
शामिल होने की तरफ भारत के बढ़ने का रोड मैप भी सामने आ जाएगा। मोदी सरकार के नए मंत्री भी इस दिशा में सोचने लगे हैं। ये सरकार एक मिशन के साथ आई है और वो मिशन है भारत को सबसे अमीर, सबसे ताकतवर, सबसे सुरक्षित देश बनाना। गरीब से गरीब लोगों पर ध्यान देना, गरीब लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना, ये हमारा मकसद है जिसमें हम सफलता हासिल कर रहे हैं। रविवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर संभावित मंत्रियों को चाय पार्टी के लिए बुलाया था। एनडीटीवी को मिली खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने 100 दिन के एजेंडे पर बात की, यानी अगले 100 दिन में सरकार ऐसा क्या करने वाली है जिससे विकास को नई रफ्तार मिले। बाकी मंत्रियों से पूछिए तो उनका सारा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही है। तो जो आपने जो वायदे किए हैं, आपको लगता है कि अब सरकार तेजी से उस पर आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। यदि उन्होंने 60,000 का मार्जिन बढ़ाया है तो निश्चित तौर से है कि वहाँ पर एक बड़ा जनता ने प्यार दिया है, तो रिटर्न में और वैसे भी सर्वांगीण विकास करेंगे वहाँ का प्रधानमंत्री जी के सहयोग से। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने दफ्तर में जाकर कामकाज संभाल लिया। 10 साल से जिन दरो दीवार से उनका हर रोज वास्ता रहा है, वहां से गुजरते हुए उन्हें नई चुनौतियों और नई जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा होगा। तो नई सरकार की कैबिनेट अब तैयार हो चुकी है और अब नजर टेक्नोलॉजी क्रांति पर टिकी है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना तकनीक में पारंगत विकसित भारत बनाने का है और इस काम में मेक इन इंडिया के जरिए कैसे दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को जोड़ा जा रहा है, उनको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने सिस्टम में विकास की नई तस्वीर का आकलन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेक्नोलॉजी के जरिए विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और इस सपने को हर हाल में वो 2047 तक पूरा होते देखना चाहते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है, और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है, परिणाम नहीं मिलता है। इस कड़ी में तकनीक के मामले में भारत के लिए खुशखबरी आने वाली है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब तो एप्पल, सैमसंग और लेनोवो जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया का हिस्सा बन रही हैं। इन कंपनियों ने तय किया है कि वो अपने लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन तक सब कुछ भारत में ही बनाएंगे। ये वो कंपनियां हैं जो कुछ समय पहले तक मानती थीं कि भारत में लैपटॉप का मार्केट बहुत छोटा है, क्योंकि भारत का बाजार शेयर लैपटॉप के मामले में दुनिया का सिर्फ 2% है। लेकिन मोदी सरकार इसके लिए कंपनियों को मनाती रही। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी PLI स्कीम शुरू की थी। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो ये हमारे लिए, इस कंट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर रहा है पिछले 20 सालों से। सबसे ज्यादा जॉब जनरेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ आईटी सेक्टर से ही आया है। तो अब अगर हम आज के दौर में देखें, इलेक्शन रिजल्ट के बाद देखें, तो आईटी सेक्टर मोदी सरकार से अभी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो हमारे एक्सपोर्ट के कंसेशंस हैं आईटी सेक्टर के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के सब्सिडीज दिए जा रहे हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ITSEZ दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आईटी सेक्टर एक्सपेक्ट करेगा कि मोदी सरकार कंटिन्यू रखे। पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ नहीं कि तमाम टेक कंपनियां भारत में काम करने के लिए लालायित हो चुकी हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यानी EMS इंडस्ट्री को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भारत को उम्मीद है कि 2027 तक EMS इंडस्ट्री दोगुना होकर $55 बिलियन तक पहुंच सकती है। वहीं एप्पल अगले 4 से 5 साल में भारत में अपने प्रोडक्शन को $40 बिलियन कर सकता है। एक तरफ
जहां सैमसंग ने भारत में लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का ऐलान किया है, तो वहीं लेनोवो ने भारत में सर्वर बनाने की दिशा में काम शुरू किया है, जिससे डेटा सेंटर बिजनेस को बल मिलेगा। इन सबसे आगे भारत गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के जरिए उच्च तकनीक में अपना डंका बजाना चाहता है। हमारी गतिशक्ति प्लेटफॉर्म पे जो डेटा है 1600 लेयर्स हैं। आप कोई भी चीज डालो तो 1600 लेयर में से वेरीफाई होकर के आता है कि यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज है जी। एक तरफ नई तकनीक का निर्माण भारत में होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर दूसरे तकनीकी क्षेत्रों में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है। आज भारत दुनिया में तीसरे नंबर का फार्मा सेक्टर है, वहीं आईटी प्रोडक्ट के मामले में टॉप निर्यातक है। 2023 में जहां बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर $120 बिलियन का था, उसके 2025 तक $150 बिलियन तक पहुंचने के आसार हैं। 2021 में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में करीब 15 लाख कर्मचारी जुड़े, जिससे ये सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर बन गया। नवंबर 2023 तक ही इंडियन पेटेंट ऑफिस ने 41,000 से ज्यादा पेटेंट को स्वीकृति दी, जो अब तक के अधिकतम पेटेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर विकसित भारत की मंजिल पर है और वो अच्छे से जानते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तकनीकी क्रांति का है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।